Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English. क्रोनोलॉजी के नाम से सबको डर लगता है। क्या याद करें, कैसे याद करें, इतने सारे ईयर्स हैं। बात तो सही है, मुश्किल तो है, बट अगर चीज़ों को समझकर और लिंक करके पढ़ा जाए तो थोड़ी आसान हो सकती है। आज की वीडियो में हम रोमांटिक एज की क्रोनोलॉजी को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ क्रोनोलॉजी की नहीं है, बल्कि रोमांटिक एज की फुल रिवीजन भी इसमें होगी। एक फुल रिवीजन के तौर पर हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट ऑथर्स के इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोमांटिक एज है क्या, उसका क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि बैकग्राउंड जब हम समझेंगे तभी हमें उस एज के बारे में सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि उसके एज के ऑथर्स जिस तरह से लिख रहे थे वो क्यों लिख रहे थे। क्योंकि लिटरेचर क्या है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उसका इम्पैक्ट आपको लिटरेचर में ज़रूर दिखाई देता है। सो रोमांटिक एज जो है वो शुरू कब होती है, ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने के साथ ही, यानी कि 1798 से ही रोमांटिक एज शुरू हो जाती है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के साथ 1850 में वो खत्म हो जाती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया 1837 में रानी बनी थी तो वहां से विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है। वो भी सही है अगर हम उस तरह से देखें। जो ये एजेस होती हैं इनका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बेस करके इनको डिवाइड किया जाता है। बट एक मोटा मोटा हम टाइम मान लेते हैं, एक 1798 से लेके आपका 1850 तक का जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक एज है। एंड इस एज में इसकी पिछली एज का भी इम्पैक्ट था। इसकी पिछली एज कौन सी है, एनलाइटनमेंट एज है। और उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर जो हो रहा था इस एज में उसका अपोजिट चल रहा था। उस टाइम पर रीजन यानी तर्क, तर्क के बेसिस पर सारी चीजें डिसाइड हो रही थी। लोगों की सोच में ये चीज आ गई थी, इमोशंस और सुपरस्टिशियस चीजें, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी और हर चीज तर्क के बेसिस पर ही सोची जा रही थी। सो जो सोसाइटी है उसका बेसिस क्या था चीजों को देखने का, रिलीजन नहीं था, इमोशन नहीं था, बल्कि रीजन था, तर्क था। जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच डेवलप हुई लोगों में, साइंटिफिक ग्रोथ हुई, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए बट कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। सीधे सीधे नेगेटिव वो नहीं दिखाई दे रहे थे, बट अगर उनको फ्यूचरिस्टिक तरीके से देखा जाए तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक तरह से लोगों को लग रहा था कि अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों को हेल्प मिल रही है, बट उसका डीप जो इन्फ्लुएंस था, लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लुएंस था वो सही नहीं था। सेकेंड थिंग, अगर हम पॉलिटिकल चीज़ों की बात करें तो वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रांस का रेवोल्यूशन है, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। पूरे यूरोप में एक नई आइडियोलॉजी को उसने जन्म दिया। ठीक है, सो 1789 का जो ईयर है, अगर हम लिरिकल बैलेट्स के ईयर को उल्टा कर दें, 1789 98 को उल्टा कर दें तो हमारा ये क्या हो जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं कि मैम जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी तैयारी कैसे करें। सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक अच्छी राइटिंग स्किल, अगर आप अच्छे से इंग्लिश में लिख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है लिटरेचर का थरो बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो एक बैकग्राउंड का काम करेगा। सो डोंट वरी, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे आपकी सब्जेक्टिव में भी हर तरह से हेल्प करने की। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस थे। ये रेवोल्यूशन है क्या था, फ्रांस की जनता ने, जो कॉमन लोग हैं वहाँ के, उन्होंने अपने राजा, उस टाइम पर कौन राजा थे, लुईस 14 जो है उनके खिलाफ ये रेवोल्यूशन किया। अब हुआ क्या था, राजा ने कुछ गलत डिसीजंस लिए जिसका पूरा बोझ उसने लोअर एंड मिडिल क्लास के लोगों से टैक्स वसूल करके पूरा किया। ठीक है, उसने कोशिश की कि जो मेरे गलत डिसीजन है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना पड़ के मेरी जनता उसका बोझ उठा ले।
बट जनता भी तो आपकी है। सो क्या गलत डिसीजन थे? गलत डिसीजन क्या था? अमेरिका में चल रहा था अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई, है ना, उनका रेवोल्यूशन चल रहा था। उनकी लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड और फ्रांस की कभी बनी नहीं, तो फ्रांस ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है बदला लेने का। उसने अमेरिका को एक हेल्पिंग हैंड ऑफर कर दिया कि मैं तुम्हारी लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के साथ दूंगा। अब जब आप लड़ाई में साथ दोगे तो मतलब बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? वहां की जनता से। तो एक बोझ उन्होंने अपनी जनता के ऊपर डाल दिया अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा रीजन हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में, बहुत सारी चीजें मशीनों से बन रही थी, और वो जो माल सप्लाई हो रहा था वो फ्रांस में भी हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल बिजनेस हैं वो बहुत इम्पेक्ट हुए। लोग चीज़ें सस्ती खरीदने लगे क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में बनी थी, फैक्ट्रीज में बनी थी, उनकी कॉस्ट भी कम थी, और वो हाथ की बनाई चीजों से ज्यादा खूबसूरत भी थी। तीसरा रीजन था उस टाइम की फसलें मौसम की वजह से खराब हो गई। किसानों को भी बहुत दिक्कत हुई। एंड राजा ने क्या किया, जितना भी पैसा इकट्ठा करना था उसका बोझ लोअर और मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर डाल दिया, किसानों के ऊपर डाल दिया। अरिस्टोक्रेटिक लोगों से उसने कुछ नहीं लिया। जो वो टैक्स का बोझ है वो लोगों को परेशान करने लगा, एंड जनता भड़क गई। अब जनता के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस राजा को ही हटा दें, क्योंकि इंग्लैंड से भी वो इंस्पायर हो रहे थे कि इंग्लैंड में भी तो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहां पर राजा के होते हुए भी लोगों की बातों को सुना जाता है। ये जो चीजें थी इसका इम्पैक्ट फ्रांस की जनता के ऊपर हुआ, एंड उन्होंने राजा को टर्मिनेट कर दिया, उसको मार दिया। बट अब लोकल लोग हैं, आम जनता है, उनको देश चलाना नहीं आता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मिलिट्री को आना पड़ा बीच में, एंड मिलिट्री ने सारा टेक ओवर कर लिया। ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे पोइट्स के माइंड के ऊपर पड़ा। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शाले हैं, और बाकी के यूरोप में भी एक धारणा ये बनी कि इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल्स की पावर इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, एंड हर इंसान के इमोशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रोमांटिक एज का मतलब कोई वो लव वाला, लव अफेयर्स वाला रोमांटिक नहीं है। इसका मतलब है कि इमोशंस की वैल्यू करना, नेचर के बारे में सोचना, और अपने फ्यूचर को इस बेसिस पे बनाना कि कल दिन हमें जो हम डिसीजन आज ले रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत ना आए। ठीक है। ये हमारा था रोमांटिक एज। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है 1832 का, जिसको हम रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। इस साल में रिफॉर्म एक्ट पास हुआ ब्रिटेन में। अब ये रिफॉर्म एक्ट क्या है? जो इलेक्टोरल सिस्टम था, इलेक्शंस का जो सिस्टम था, जो कुछ साल पहले ही इंग्लैंड में शुरू हुआ था, राजा के साथ साथ पार्लियामेंट सिस्टम, वोटिंग सिस्टम, उसमें बड़े बदलाव किए गए ताकि देश में तानाशाही ना हो, और साथ साथ डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश रहे। आज भी इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, बट वहां पर आज भी राजा होता है। बट उस टाइम पर राजा के पास पावर्स ज्यादा थी, आज उतनी नहीं है। ये वाला ईयर भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। रेफॉर्मेशन एक्ट 1848 का जो ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरे यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशंस इस ईयर में हो रहे थे। वो अलग बात है कि ये सारे जो रेवोल्यूशंस हैं सब सक्सेसफुल नहीं हुए। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, हर जगह एक रोमांटिक स्पिरिट चल रही थी जिसकी वजह से रेवोल्यूशंस हो रहे थे। ये हमारे 3 ईयर्स थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, उनकी लाइफ, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। सबसे पहले जो ऑथर जिनसे हम रोमांटिक एज को पहचानते हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इम्पॉर्टेंट ऑथर है। उनका बर्थ, उनकी डेथ, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की पब्लिकेशन, उनको हम समझेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो अप्रैल मंथ में 1770 में हुआ था, कोकरमाउथ नाम की जगह पर, इंग्लैंड में। अच्छी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अच्छे इनका इंटरेस्ट था। एजुकेशन सिस्टम को ये तब भी नहीं मानते थे, और इनको लगता था कि प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी भी इंसान की लाइफ में उसको एक नेचुरल लाइफ जीनी चाहिए। इस तरह का बचपन था, नेचर के बीच में बीता। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक लंबी, एक बड़ी पोयम को पब्लिश कराया, एन इवनिंग वॉक।
ठीक है। सो 1787 का वो ईयर है जिसमें इन्होंने इवनिंग वॉक को पब्लिश कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम क्रोनोलॉजी कर रहे हैं, हमें चीज़ें याद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ सकती हैं ताकि हमें आसान लगे। सो फर्स्ट पब्लिकेशन जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की 17 साल की उम्र में थी 1787 में। और जो तीसरा ईयर इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में वो है 23 साल की उम्र, यानी कि 1793 में इन्होंने कुछ टाइम के लिए फ्रांस मूव करने का सोचा। तो ये फ्रांस चले गए और वहां पर ये एक लड़की से मिले, एनेट वेलन। वहां पर जाकर इन्होंने उससे शादी कर ली, इनका एक बच्चा भी हुआ। साल 1.5 साल ये वहां पर रहे, फिर ये फ्रांस छोड़कर वापस इंग्लैंड आ गए। एंड दोबारा ये फ्रांस नहीं गए, उस लड़की से कभी नहीं मिले, और कुछ 20-21 साल के बाद इन्होंने अपनी ही बचपन की फ्रेंड के साथ, मैरी हचिंगसन के साथ शादी कर ली, जो एक सक्सेसफुल शादी भी रही। सो ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है जब ये फ्रांस गए थे। एंड 1798 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। इसी ईयर से हम मानते हैं कि रोमांटिक एज शुरू होती है। लिरिकल बैलेड्स इन्होंने पब्लिश किया। लिरिकल बैलेड्स इनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। 1798 आपको ईयर याद रखना है, और इसके 4 एडिशन इन्होंने पब्लिश किए कुछ कुछ सालों के बाद, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए। सो लिरिकल बैलेड्स जो हैं इन्होंने एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलके पब्लिश किया था। ये इनके अच्छे दोस्त बन गए थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में भी हम आगे देखेंगे। सो दोनों दोस्त थे। 4 पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स में अपनी दी, बाकी की सारी पोएम्स जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। और जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो 1798 में पब्लिश हुआ। सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1800 में। 1800 में क्या किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बुक के साथ, लिरिकल बैलेड्स के साथ एक प्रीफेस जोड़ा। प्रीफेस क्या होता है, जो पहले जोड़ा जाए किसी बुक के पहले, जो डिस्क्रिप्शन होता है। क्यों जोड़ा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि मैं एक नए तरह की पोइट्री लिख रहा हूँ जिसमें मैं कॉमन लोगों के लिए पोइट्री को कह रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज में लिखने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज का विरोध करें, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए, पोइट्री की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए उसको बताने के लिए, एक तरह से जो ये प्रीफेस है विलियम वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म है। जो हम कहते हैं ना कि क्रिटिक भी थे वो। सो उन्होंने पोइट्री कैसी होनी चाहिए, क्या होती है, किस तरह से लिखी जानी चाहिए, किसके लिए लिखी जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रीफेस में लिखी। एंड 1802 में 2 साल बाद फिर से उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए। प्रीफेस के साथ उन्होंने फर्दर पोइटिक डिक्शन के बारे में भी डिटेल्स ऐड की कि पोइटिक डिक्शन कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। फिर ये थर्ड एडिशन में ऐड हुआ। फिर फोर्थ एडिशन आया 1805 में। ये भी ईयर इंपॉर्टेंट है। 1805 में फोर्थ एडिशन आया जिसमें अगेन कुछ चेंजेस किए गए। सो लिरिकल बैलेड्स के चारों ईयर आप रट्टा लगा लो, 1798, फिर 1800, फिर 1802 एंड फिर 1805। उसी लिरिकल बैलेड के ही चारों एडिशंस के बाद 2 साल बाद 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पिछले सालों में जो कुछ अच्छी पोएम्स लिखी थी उनको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के नाम से पब्लिश कराया 1807 में, जिसमें ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी जो है वो भी पब्लिश हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट ओड है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. कॉलरिज से इंस्पायर होकर लिखा था। एंड एस.टी. कॉलरिज ने जब ये ओड पढ़ा तो इससे इंस्पायर होकर भी उन्होंने एक ओड लिखा था, मैड मंक। सो ये 3 ओड्स की एक सीरीज है जो एक दूसरे से इंस्पायर होकर लिखी थी। इसके अलावा इसमें वर्ड्सवर्थ की और भी पोएम्स इन्होंने पब्लिश कराई। और 1814 में इन्होंने दोबारा से शादी की मैरी हचिंगसन के साथ। इनके 5 बच्चे हुए एंड इनकी शादी एक सक्सेसफुल शादी थी। एंड इनकी लाइफ में इम्पैक्ट भी हुआ अपने पोइट्री में, इनके लिटरेचर में इस शादी का एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ। और इनकी लाइफ में एक और ईयर इम्पॉर्टेंट है, वो है 1843। इसमें जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में आई, उनको पोइट लोरेट बनाया गया। पोइट लोरेट क्या होता है, राष्ट्र कवि। उस टाइम पर ऐसी एक पोजीशन होती थी इंग्लैंड में। और विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले कौन पोइट लोरेट थे, रॉबर्ट साउदी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के ही एक फ्रेंड हैं, या फिर हम एक कह सकते हैं लेक पोइट हैं। उनकी डेथ 1843 में हुई और इसी साल फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लोरेट बनाया गया। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद
अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ये पोजीशन मिली 1850 में, ठीक है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई, और इनकी डेथ के बाद इनका वर्क द प्रिलूड पोस्टुमसली इनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश कराया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द प्रिलूड को किसने पब्लिश कराया था, क्या विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या एस.टी. कॉलरिज ने, या डॉरोथी ने, उनकी बहन जो है, या फिर उनकी वाइफ ने। सो इनकी वाइफ ने द प्रिलूड को पब्लिश कराया था। द प्रिलूड भी एक बहुत लॉन्ग वर्क है बट इनकम्प्लीट है। इसको शेक्सपियर कह रही हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ पूरी उम्र लिखते रहे, बहुत साल उन्होंने इसके अंदर अपना जो है लाइफ का एक्सपीरियंस लिखा। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ये है जो कि पूरी उम्र वो लिखते रहे, एंड इनकी डेथ के बाद इसको फिर पब्लिश कराया गया। इसी के थ्रू हमें इनकी बहुत सारी आइडियोलॉजी, इनके बचपन के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, इनके रिलेशंस के बारे में इस बुक के थ्रू पता चलता है। तो इसको आप ब्रीफ में एक समरी जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार बीच में से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ईयर्स थे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से इम्पॉर्टेंट थे, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको साथ साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट ऑथर है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के भी 4-5 ईयर हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले तो इनका बर्थ 2 साल बाद इनका जन्म हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ के जन्म के बाद। सो 2 साल हम ये कह सकते हैं कि छोटे हैं 1772 में, एंड 25 ईयर्स की उम्र में ये विलियम वर्ड्सवर्थ से मिले थे। 1797 में इनकी दोस्ती हुई थी। 25 साल की इनकी उम्र थी जब ये विलियम वर्ड्सवर्थ से मिले, और उसके बाद ये घनिष्ठ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे को उनके वर्क्स में हेल्प करने लगे, एक दूसरे को सलाह देने लगे, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों की लाइफ का। लिरिकल बैलेट्स हमने अभी डिस्कस किया था, 1798 में पब्लिश हुआ था, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज ने भी अपनी 4 पोएम्स उसमें दी थी, जैसे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। उसके अलावा जो भी कॉलरिज की फेमस पोएम्स हैं वो लिरिकल बैलेट्स में ऐड हुई थी, तो इसको भी हम याद रखेंगे। एंड 1800 में 2 साल बाद एस.टी. कॉलरिज को लगा कि मुझे इस पोएम को अकेले भी, सेपरेटली भी पब्लिश कराना चाहिए। सो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को उन्होंने अलग से भी पब्लिश कराया लिरिकल बैलेट्स के 2 साल बाद, ठीक है। और उसके 1 साल बाद इन्होंने क्राइस्टेबल को भी अलग से पब्लिश कराया। क्राइस्टेबल एक गोथिक वर्क है, इनकम्प्लीट वर्क है, जिसमें एक लड़की की कहानी है जो कि सुपर नेचुरल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है। तो इस एज में हमें सुपर नेचुरल चीजें, गॉथिक चीजें और बैड ओमन्स, इस तरह की चीजें इस एज के ऑथर्स के वर्क्स में हमें दिखाई देगी, चाहे वो नॉवलिस्ट हैं, चाहे वो पोइट्स हैं। माइथोलॉजी, मिथ्स, मैजिक, ये सारी चीजें हमें इस एज के वर्क्स में दिखाई देगी। कुछ ऑथर्स तो हैं जो सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में लिखते हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। फिर अगले ही साल इन्होंने कुबला खान को पब्लिश कराया। ये एक ऐसा वर्क है जो इन्होंने अपने ही एक विजन से इंस्पायर होकर लिखा था, एंड ये भी इनकम्प्लीट है। कहते हैं कि बीच में किसी ने इनको टोक दिया था, जिसकी वजह से ये जो विजन टूट गया था, एंड ये वर्क भी अधूरा ही इन्होंने पब्लिश कराया। सो ईयर्स देखो, 1798, फिर 2 साल बाद 1800, 1801 एंड 1802। आसान है इसको याद करना। और क्योंकि एस.टी. कॉलरिज सिर्फ एक पोइट के साथ साथ एक क्रिटिक भी हैं, तो उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म का वर्क पब्लिश किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1816 में। 1816 में बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन क्या है, फैंसी क्या है, एक पोइट के क्या क्या काम है, ये सारी चीजें इस वर्क के अंदर हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म का एक फेमस वर्क है। इसमें से हमें डेप्थ में आई डोंट थिंक वो क्वेश्चन पूछेंगे, बट क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसका ईयर और नेम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। सो पोइट्री हो गई, क्रिटिसिज्म हो गई, इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज ने एसेज भी लिखे थे, और उनकी एसेज की जो सीरीज है 10 साल बाद इन्होंने पब्लिश की थी पिछले वर्क से, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया से 10 साल बाद इन्होंने इसको पब्लिश करवाया, जिसमें इनके एसेज को कलेक्ट किया। इनके जो एसेज हैं
वो पॉलिटिक्स के ऊपर है, फिलोसफी के ऊपर हैं, लिटरेचर के ऊपर हैं, और नए नए आइडियाज़ के बारे में है। द फ्रेंड के नाम से ये जो कलेक्शन ऑफ एसेज है इन्होंने पब्लिश कराया था। एंड उसके बाद इन्होंने और पोएम्स लिखी, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी भी थी। जो कॉलरिज की इंपॉर्टेंट पोएम्स हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, वो सारी पोएम्स जो हैं 1827 के इस वर्क में इन्होंने पब्लिश कराई थी पोएम्स के नाम से, ठीक है। एंड 1834 में इनकी डेथ हो गई। सो ये कुछ ईयर्स हैं जो एसटी कॉलरिज की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ऑथर है रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी से हमें बहुत कुछ नहीं आता है, जनरली क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट देख लेते हैं फिर भी। 2 ईयर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। 1799 में रॉबर्ट साउदी का एक बहुत फेमस वर्क थेलाबा द डिस्ट्रॉयर पब्लिश हुआ था। एक एपिक पोएम है जिसकी वजह से इनको काफ़ी ख्याति मिली थी, काफ़ी फेम मिला था, एंड इनका नाम जो है एक अच्छे पोइट्स में गिना जाने लगा। एंड 1813 में इनको पोइट लोरेट बनाया गया। अपनी डेथ तक ये पोइट लोरेट रहे 1843 तक, और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लोरेट बनाया गया। लॉर्ड बायरन का नाम भी आपने देखा ही होगा। लॉर्ड बायरन का सबसे फेमस वर्क है डॉन जुआन, जो कि पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। सो इनका जन्म 1788 में हुआ था। लॉर्ड बायरन की भी जो है एक छोटी सी एज में डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र इनकी नहीं रही। इनका जन्म लंदन में हुआ था, 1788 में हुआ था, तो याद करना आसान है। और 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली पोएम को पब्लिश करा दिया था, पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश करा दिया था, आर्ट्स ऑफ आइडलनेस। अब इसके ऊपर इनको मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कुछ लोगों को अच्छी लगी थी ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री, कुछ लोगों को नहीं लगी थी, क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट फिर भी एक पैर इन्होंने रख लिया था इस प्रोफेशन में एज अ पोइट। 1812 में इन्होंने चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज पब्लिश कराया, जो काफ़ी फेमस हुआ। लोगों को फिर लगने लगा कि ठीक है, ये एक लीडिंग पोइट हैं, और रोमांटिक मूवमेंट में इनका भी एक अच्छे पोइट्स में नाम लिखा गया। इसके बाद 1824 में इनकी डेथ हो गई, 36 साल की उम्र थी इनकी। सो ये कुछ 3-4 ऑथर्स हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी रही। पीबी शैले हैं, जॉन कीट्स की तो बिल्कुल ही 25 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। एंड लॉर्ड बायरन है 36 ईयर्स की उम्र में इनकी डेथ हो गई। एक्चुअल में हुआ क्या था, ग्रीस के नेशनल रेवोल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ग्रीस की लड़ाई में हिस्सा लिया था। एंड इनकी जब डेथ हुई तो इनको नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस भी कहा गया। सो इनको काफ़ी इज्जत मिली, एंड इनकी डेथ के बाद लोगों को इनकी वैल्यू पता चली। इनकी डेथ के बाद 1824 में डॉन जुआन के 2 कैंटोज पब्लिश हुए। 17 कैंटोज हमें मिले हैं, 17th जो है वो इनकम्प्लीट है, 16 हमें कंप्लीट मिले हैं। सो 1824 में डॉन जुआन को पब्लिश कराया गया, एंड लोगों को इनकी वैल्यू समझ में आई। एंड उस दिन के बाद जो है लोग इनको हाई टर्म्स पे रखने लगे। पहले जो है इनकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चलती रहती थी, क्योंकि ये भी कटाक्ष किए बिना रहते नहीं थे। नेक्स्ट ऑथर है पीबी शैले। पीबी शैले का जन्म 1792 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है 1822 में डूबने की वजह से हो गई थी। इनकी कश्ती डूब गई थी, मतलब ये गए हुए थे एक एंटरटेनमेंट वाली जगह पर, वहाँ पर इनकी डूबने से डेथ हो गई थी 1822 में। और इनकी 29 साल की उम्र थी सिर्फ, और 29 साल में ही इन्होंने इतना कुछ लिखा है, और इनके जीवन काल में लोगों ने इनकी इतनी वैल्यू नहीं की जितना इनके मरने के बाद। सो पीबी शैले को भी हर सिलेबस में रखा ही जाता है। 1811 में इनका जो है इम्पॉर्टेंट वर्क था क्वीन मोब, लॉन्ग पोएम है जिसको पब्लिश किया गया। अब इसके अंदर है क्या, सोशल इनजस्टिस की बातें हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बातें हैं। सो इनके जो रेडिकल आइडियाज हैं उसकी झलक हमें इस वर्क में दिखाई देती है। 1814 में मैरी गॉडविन के साथ भाग के इन्होंने शादी कर ली। मैरी गॉडविन कौन है, एक बहुत ही रिनाउंड फिलोसोफर के बेटी हैं विलियम गॉडविन की, एंड उनकी मदर जो हैं वो एक बड़ी फेमिनिस्ट हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। सो इससे इन्होंने भाग के शादी कर ली, क्योंकि जो मिस्टर गॉडविन है वो नहीं चाहते थे कि पीबी शाले से उनकी शादी हो, क्योंकि पीबी शाले की ऑलरेडी पहले शादी हो रखी थी, ठीक है। सो 1816 में शादी के 2 साल बाद ही इन्होंने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को पब्लिश किया, जिसमें कि
इन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको हमें डिटेल में नहीं करना है, बट हमें इसका ईयर पता होना चाहिए। 1817 अगले ही साल इनका भी क्रिटिसिज्म का वर्क पब्लिश हुआ है, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये भी इम्पॉर्टेंट है बट हमें डिटेल में नहीं करना है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। बट इसको क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है तो ईयर इसका पूछ सकते हैं, एग्जाम है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें अपनी पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। डिफेंस ऑफ पोइट्री एक क्रिटिकल ऐसे है जिसमें एक पोइट का क्या रोल है, उसकी लाइफ में इमेजिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी में इंपॉर्टेंस क्या है इमेजिनेशन की। जैसे एस.टी. कॉलरिज ने इमेजिनेशन एंड फैंसी के बारे में लिखा है, वैसे ही डिफेंस ऑफ पोइट्री में इन्होंने भी इमेजिनेशन के बारे में लिखा है, पोइट की ड्यूटीज के बारे में लिखा है। 1820 में इन्होंने प्रोमैथ्यूज अनबाउंड पब्लिश किया। इसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर इनकी वाइफ ने भी फ्रैंकेनस्टीन लिखा था। और 1821 अगले ही साल इन्होंने एक एलिजी पब्लिश की जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर, जो बहुत फेमस हुई, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। और 1822 में डूबने की वजह से इनकी एक ये कह सकते हैं हम, एक एक्सीडेंट था वो, जिसमें इनकी इटली में डेथ हो गई, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ इटली में रह रहे थे, इंग्लैंड को छोड़ के भाग कर ये इटली चले गए थे। और इटली इनको बहुत पसंद था, मैरी शेली को भी बहुत पसंद था। 1829 में इनकी डेथ के बहुत सालों बाद इनके सारे वर्क्स को कलेक्ट किया गया, पब्लिश कराया गया। ये ईयर याद करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को तो आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। मुझे पर्सनली उनके ओड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत सारे लोगों को उनके ओड्स अच्छे लगते हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ था, लंदन में, इंग्लैंड में। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने बहुत दुख अपनी लाइफ में देखे। बहुत टैलेंटेड, 25 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, फेमस भी हो गए, क्रिटिसिज्म भी देख लिया, मेडिकल की पढ़ाई भी कर ली, ठीक है, लाइसेंस भी था इनके पास, बट इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। सो इनकी लाइफ बहुत ही इनक्रेडिबल है। और टीबी से इनकी डेथ हुई। उस टाइम पर टीबी का कोई इलाज नहीं था, आज के टाइम पे तो फिर भी इलाज है। अब टीबी से आपको नहीं कभी मिलेगा कि किसी की डेथ टीबी की वजह से हो गई, बट उस टाइम पर हो रही थी। और जॉन किट्स की फैमिली में कई लोगों की डेथ जो है टीबी से हुई। सो छोटी सी उम्र में इनकी डेथ हुई, 25 साल ये जिए और बहुत कमाल की पोइट्री इन्होंने लिखी। इनकी पोएम्स के ईयर्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन हमें मिलते हैं। 1814 में इन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश करवा दी थी, जब ये सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल की उम्र में कलेक्शन ऑफ पोइट्री, पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स के नाम से पब्लिश कराना एक बड़ी बात होती है। सो इनको इमीडिएट फेम नहीं मिला था। और उसी के 3 साल बाद 1817 में इन्होंने एंडीमियन को पब्लिश कराया। इस वर्क के थ्रू भी हमें इनका लव फॉर ग्रीक लिटरेचर, लव फॉर मिथ्स, माइथोलॉजीज हमें मिलता है। एंड जो नेक्स्ट वर्क है लामिया एंड इजाबेला, ये तो टोटल रिफ्लेक्ट करता है, ये दोनों वर्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं इनका माइथोलॉजी में कितना इंटरेस्ट था, मिथ्स में कितना इंटरेस्ट था। सो लामिया की कहानी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इजाबेला का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। तो इनके जॉन किट्स के ईयर्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा सा लाइफ स्पैन है और छोटा सा करियर है, तो हर साल ऑलमोस्ट इन्होंने कुछ ना कुछ पब्लिश किया। एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आ चुका है, वो है कि 1819 का ईयर। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है इनकी लाइफ का, 1819। और इसको हम ओड राइटिंग ईयर भी कहते हैं। ये इनके करियर का सबसे सक्सेसफुल ईयर था। इसमें इन्होंने अपने 6 ओड पब्लिश किए जो हिट गए, लोगों को बहुत पसंद आए। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन एग्रेशन, ओड टू मेलैंकली, ओड टू ऑटम, इस तरह से 6 ओड्स उन्होंने लिखे एंड 6 के 6 काफ़ी फेमस हुए। सो ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1820 में इन्होंने बाकी की पोएम्स एंड लामिया, इजाबेला, इनको भी दोबारा से एक बुक में पब्लिश कराया। उसके अलावा ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, इन सब इस नाम से इन्होंने
इसको फिर से पब्लिश कराया 1820 में। 1820 के बाद इनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होने लगी एंड अगले ही साल इनकी डेथ हो गई। ये रोम में थे, इटली में थे, इटली के रोम में थे एंड February 23 ठंड का दिन था, ठंड के दिन थे एंड इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके वर्क्स को रिकलेक्ट किया गया। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक जॉन कीट्स जिंदा थे बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया एंड कुछ पोइट्स ने जैसे पीवी शैले ने इनकी एलिजी में इनको डिफेंड किया है कि लोग जो हैं वो इतना भयंकर क्रिटिसिज्म जॉन कीट्स के लिए करते थे। वो एक सिंपल सा लड़का, छोटी सी उम्र का लड़का, उसने कितना क्रिटिसिज्म झेला। इनकी डेथ के बाद लोगों ने इनके वर्क्स की वैल्यू को समझा एंड इनके वर्क्स को फिर से पब्लिश कराया गया 1826 में, फिर से रिवाइज किया गया 1848 में। ये दोनों ईयर्स बेशक आप याद ना करो बट 1821 तक के सारे ईयर्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट जॉन कीट्स के तो करके जाना। यहाँ पे हमारे पोइट्स का सेक्शन तो खत्म हो जाता है। अब 3-4 ऑथर बचे हैं जिनके एक एक दो ईयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उनके सारे ईयर्स करने जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन जो है, जेन ऑस्टन का तो देखो 6 नॉवेल्स उन्होंने हमें दिए हैं। उनकी क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, जो याद करनी बहुत आसान है क्योंकि बैक टू बैक ईयर्स हैं एंड इसको आप लिख लो। जॉन कीट्स के साथ साथ जो ईयर्स पूछे जाते हैं फॉर श्योर जो पूछे जाते हैं वो हैं जेन ऑस्टन। ठीक है, जेन ऑस्टन का जो बर्थ है 1775 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था एंड इनका भी जो जन्म है एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अच्छी शांत जिंदगी थी, शादी इन्होंने कभी की नहीं। 1795 में इन्होंने नॉवल लिखने की शुरुआत की। लेडी सुजेन नाम का एक नॉवल इन्होंने शुरू किया। एपिस्टलरी नॉवल सोचा था जो चिट्ठियों के थ्रू लिखा जाता है बट उसको कभी कंप्लीट नहीं किया, वो ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने 2 साल बाद अपना पहला नॉवल जो पब्लिश करवाया था उसको लिखना शुरू किया। पब्लिश नहीं करा था 97 में बट लिखना शुरू किया 97 में और लिखने के बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद उसको पब्लिश कराया। ठीक है, 1897 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी को लिखना शुरू किया जिसका पहले टाइटल इन्होंने सोचा था एलिनोर एंड मैरियाना, उसके कैरेक्टर्स के ऊपर है। और इसको पब्लिश कब कराया? काफ़ी सालों बाद, 4-5 सालों बाद 1811 में इसको पब्लिश कराया। एनोनिमसली कराया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर वुमेन के जो नॉवेल्स हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इनको ये लग रहा था कि भाई मैं पब्लिश करवाऊँ और लोग सिर्फ ये देख कर ना पढ़ें कि एक लड़की ने लिखा है। एनोनिमसली इन्होंने पब्लिश कराया था। अब यहाँ से ईयर्स याद करने शुरू कर दो। 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी आया, 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडिस आया, एक साल छोड़कर। फिर अगले ही साल मैन्सफील्ड पार्क आया। तो तीनों नॉवेल्स का एक सेट बना लो, ठीक है, चारों का। और एमा फिर इन्होंने पब्लिश किया नेक्स्ट ईयर। तो बैक टू बैक इन्होंने 13, 14, 15 3 नॉवेल्स पब्लिश किए। उससे पहले एक साल का गैप दिया, 11 में इन्होंने पब्लिश किया। 11, 13, 14, 15 और इनकी क्रोनोलॉजी में नेम्स आपको याद होने चाहिए। 15 के बाद 16 में इन्होंने परसुएशन एंड नॉर्थैंगर एबे को लिखना शुरू किया हुआ था, पब्लिश नहीं कराया था। ठीक है, ये अपने जीते जी इन दोनों नॉवेल्स को पब्लिश नहीं करा पाई। इनकी डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली इसको पब्लिश कराया गया था दोनों नॉवेल्स को। इन्होंने परसुएशन लिखना शुरू किया, नॉर्थैंगर एबे लिखना शुरू किया और कंप्लीट भी कर दिया बट पब्लिश नहीं कराया। फिर इनकी हेल्थ डिग्रेड होने लगी, बीमार होने लगी ये एंड इनकी डेथ हो गई। कंप्लीट कर चुकी थी दोनों नॉवेल्स एंड डेथ के बाद 1817 में इनकी डेथ के बाद इन दोनों नॉवेल्स को पोस्ट्यूमसली पब्लिश कराया गया। तो क्रोनोलॉजी क्या बनती है? पहले परसुएशन फिर नॉर्थैंगर एबे। ठीक है, इस तरह से 6 नॉवेल्स की हमें क्रोनोलॉजी याद करनी ज़रूरी है। मैरी शैली का एक ही ईयर है जो हमें पता होना चाहिए, 1816 जब इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन पब्लिश कराया था। एक कंपटीशन में इन्होंने इसको लिखा था और इसका सब टाइटल इंपॉर्टेंट है, द मॉडर्न प्रोमेथ्यूज, जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड के प्रोमेथ्यूज अनबाउंड के नाम से लिया है, द मॉडर्न प्रोमेथ्यूज। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी समरी इंपॉर्टेंट है। गॉथिक लिटरेचर इसमें दिखाया गया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर एम्बिशन
उससे क्या क्या करा सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स दिखाए हैं। नेक्स्ट नॉवलिस्ट हैं होरेस वोलपोल। इनका भी एक ही वर्क इंपॉर्टेंट है, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जिसमें गॉथिक एलिमेंट्स हमें अगेन दिखाई देते हैं। रोमांटिक एज में गोथिक एलिमेंट्स आपको जगह जगह दिखाई देंगे। 1764 में इन्होंने ये पब्लिश करवाया था, तो ये ईयर आपको पता होना चाहिए। एन रेडक्लिफ हैं, उन्होंने 1794 में, उनका भी एक इकलौता नॉवल है जो हमें याद रखना है, द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो। इसमें भी गॉथिक एलिमेंट्स हैं। सो ये सारे जो हैं गॉथिक नॉवलिस्ट हैं। जेन ऑस्टन ने गॉथिक जैसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने मॉक किया है नॉर्थैंगर एबे में गॉथिक लिटरेचर को। उसके अलावा मैरी शेले हो गई, होरेस वोलपोल हो गए, एन रेडक्लिफ हो गई, ये तीनों ऑथर जो हैं इनके वर्क्स में हमें गॉथिक एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। 3 ईयर्स मैंने इनके बताए। लास्ट जो हमारी ऑथर है फैनी बर्नी, फैनी बर्नी के ऊपर ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इनकी लाइफ, इनकी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। वैसे रोमांटिक एज के काफ़ी ऑथर्स के ऊपर मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो 1778 में इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल एवेलिना पब्लिश कराया था, जो कि धूम धड़ाके से पब्लिश हो गया था एंड फेमस हो गया था। एनोनिमसली इन्होंने पब्लिश कराया था एंड काफ़ी नेम एंड फेम इनको उसकी वजह से मिला। एंड कुछ साल बाद ये बन गई एक कोर्टियर, लेडी इन वेटिंग। लेडी इन वेटिंग की भी डिटेल मैंने आपको बताई थी। सो उस टाइम पर क्या होता था, क्वीन की एक पर्सनल सेक्रेटरी की तरह ये पोजीशन होती थी। सो क्वीन शार्लोट थी उस टाइम पर क्वीन, एंड उनके वार्डरोब का ध्यान रखना, उनकी इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर वो क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, वो सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा था वो इनको करना पड़ता था। सो इस पोजीशन पर वो 1786 में अपॉइंट हुई थी। एंड थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है 1814, जिसमें इन्होंने कैमिला नाम का जो नॉवल है वो पब्लिश किया था। ये इनका लास्ट नॉवल था, लास्ट कंप्लीट नॉवल, जिसमें लव, मोरालिटी, सोशल इश्यूज की इन्होंने बात की। एक विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन किया उस टाइम का। सो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 ईयर हमें फैनी बर्नी से करने हैं। सो यहाँ पर हमारी क्रोनोलॉजी रोमांटिक एज की ख़त्म होती है। सो मैं ये होप करती हूँ कि इस वीडियो से आपको क्रोनोलॉजी याद करने में कुछ आसानी हुई होगी एंड आपको एक अच्छी रिवीजन भी हुई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियोस हम आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से करना, इन ईयर्स को आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली अच्छे से मनाइए, बहुत ज़्यादा बिजी मत हो जाइएगा दिवाली की प्रिपरेशंस और सेलिब्रेशंस में, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी दिवालियाँ आएंगी जिसको हम बहुत धूम धड़ाके से एंजॉय करेंगे। सो बाय बाय।